नमस्कार, मैं हूँ व्यास जी। भारत की विचार श्रृंखला के अंतर्गत आज हम लोग आर्टिकल 15 पर चर्चा करेंगे, जो राइट टू इक्वलिटी के अंतर्गत आता है। मित्रों, राइट टू इक्वलिटी की शुरुआत आर्टिकल 14 से होती है, जिसकी चर्चा मैंने पिछले वीडियो में किया था। अब हम आर्टिकल 15 की चर्चा करेंगे। आर्टिकल 15 में कुल मिलाकर के 6 अनुच्छेद हैं। 2 को हम सब्सटैंटिव कह सकते हैं, बाकी 4 उस सब्सटैंटिव के अपवाद हैं, अपवाद स्वरूप हैं। जो पहला अनुच्छेद है वो कहता है कि राज्य किसी भी सिटीजन के साथ, किसी भी नागरिक के साथ जो इस देश में रहता है, केवल धर्म यानी रिलीजन, उसके नस्ल, उसकी जाति, उसके जेंडर और उसके प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है और आज के संदर्भों में इसकी प्रासंगिकता और बढ़ जाती है। यानी जब हम देख रहे हैं कि समाज में धर्म के नाम पर किस तरह का विवाद चल रहा है, यूँ कहा जाए कि सांप्रदायिकता बड़ी तेज़ी के साथ पांव पसार रही है और वो नफ़रत का रूप लेती जा रही है। हमारे फंडामेंटल राइट्स में या हमारे संविधान ने जो मूलभूत अधिकार हमें दिए हैं, हम बाद में आएंगे, वो हम सभी लोगों को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। और प्रेम्बल में भी ये बात बहुत महत्वपूर्ण रही है कि सबको अपने अपने विश्वासों को, अपने वर्शिप को मानने की आज़ादी है, लिबर्टी है। लेकिन अभी परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, इसके आधार पे नफ़रत फैलाने की कोशिश हो रही है। लेकिन भारत का विचार ये कहता है कि राज्य, देखिए महत्वपूर्ण है कि राज्य को रोक लगाता है कि आप इसके आधार पर, जिसमें धर्म भी है, नस्ल भी है, कई नस्लों के लोग इस देश में रहते हैं, कई धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, कई जातियों को, खास करके हिंदू समाज तो जातियों में ही विभक्त है और जाति एक हकीकत बन गई है। जेंडर, महिलाओं के साथ काफ़ी भेदभाव पहले भी होते रहे, अभी भी कई जगहों पर ये खबरें आती हैं, यहाँ तो दुल्हनें तक जला दी जाती हैं और किशोरियों के साथ पॉक्सो एक्ट के बावजूद भी बहुत ही विभत्स ढंग से बलात्कार की खबरें भी आती हैं। और प्लेस ऑफ बर्थ आप देखेंगे, महाराष्ट्र में कुछ लोग तो यही कहते हैं कि उत्तर प्रदेश वाले, बिहार वाले वहाँ पर नहीं जाएं। तो ये नागरिकों के बीच में बहुत तरह के भेदभाव, समाज में बहुत तरह के भेदभाव प्रचलित हैं, किंतु राज्य के ऊपर यह प्रतिबंध लगाया गया है। अब आप कहेंगे कि साहब राज्य के ऊपर ही प्रतिबंध क्यों? क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मूलभूत अधिकार हैं, वह राज्य को रोकते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम नागरिकों को वो सब कुछ करना चाहिए जिसे करने के लिए राज्य पर रोक है। एक संविधान एक ढांचा खड़ा करता है और जो लोग भी इस बात को मानते हैं कि संविधान के अनुसार इस देश को चलाया जाना चाहिए, उन्हें संविधान की बातों को समझना पड़ेगा और उन्हें मानना चाहिए। मेरे कहने का कुल आशय इस भारत के विचार का यही है कि भारत की आत्मा है, भारत की आत्मा है, इसको समझना पड़ेगा। अब हम धर्म की बात लेते हैं। आदिकाल से ही हमारे देश में भांति भांति के धर्म पैदा हुए और बाहर से भी जो नस्लें आईं, वे नस्लें अपने साथ संस्कृतियाँ और धर्म लेकर के आईं। आप जानते हैं कि सनातन धर्म, जिसको हम वैदिक धर्म भी कहते हैं, उसमें भी कई तरह के पंथ हैं, शैव हैं, वैष्णव हैं, शाक्त हैं, कई तरह के पंथ हैं। यहाँ तक कि जो हमारे आदिवासी भाई हैं, ये तो प्रकृति की पूजा करते रहे और ये प्रकृति में ही ईश्वर को देखा करते, क्योंकि वही उनके जीवन का आधार अवलंब है। बौद्ध धर्म पैदा हुआ, जिसको हम एग्नोस्टिक रिलीजन में मानते हैं, कुछ लोग नास्तिक धर्म उसको भी कहते हैं। जैन धर्म उसी के समय पैदा हुआ, वो भी एग्नोस्टिक धर्म है। चार्वाक का पूरा दर्शन, जिसको मजाक उड़ाने के दृष्टिकोण से एकाध श्लोक के नाम पर कर दिया कि वे लोग हैं जो ऋणम नीत्वा घृतम पिबेत वाले हैं, किंतु मूलतः वो भौतिकवादी दर्शन है। वो मानता है कि वो नास्तिक दर्शन है, किंतु भौतिकवादी दर्शन है। और आप जानते हैं कि बाद में आकर के कार्ल मार्क्स और एंगल्स के समय हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म और फिर डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म किस तरीके से पैदा हुआ है। और हेगल जो है सो तो मार्क्स के गुरु हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने जिस मैटेरियलिज्म की कल्पना की, डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म में आकर के मार्क्स ने उसे बिल्कुल उलट दिया और एक अपनी थीसिस दी,
जिसके आधार पे बहुत सारी दुनिया में अब जानते हैं कि बहुत तरह की बातें भी हुई हैं। तो हमारे यहाँ बहुत तरह के धर्म आए, इस्लाम भी आया, क्रिश्चियनिटी आई, पारसी हैं, यहूदी हैं, चारवाक दर्शन मैंने कहा ही। आपके दक्षिण में कर्नाटका में बसवन्ना का धर्म आया, जो मूलतः शैव लोग हैं और वो अपने को अलग मानते हैं, वो वैदिक धर्म से अपने को अलग मानते हैं। आजीवक आए, तो कई तरह के धर्मों का समावेश हमारे यहाँ हुआ, उसके मतावलंबी मौजूद हैं, जिसको हमारे संविधान निर्माताओं ने, जब ये आर्टिकल 15 पर बहस हो रही होगी, इसको ध्यान में रखा। बहुत तरह की जातियाँ हमारे यहाँ हैं, पूरी वर्ण व्यवस्था यहाँ पर है, उसमें जातियों के साथ भेदभाव होते रहे हैं, सदियों से भेदभाव होते रहे हैं, जो निश्चित तौर से गलत है। महिलाओं के साथ भी होते रहे हैं, लेकिन संविधान में भारत के विचार के रूप में इस बात की पहचान की गई और राज्य पर रोक लगाई गई। अब इसमें बहुत महत्वपूर्ण शब्द है कि ओनली वर्ड एक है, केवल, केवल धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, रेस के आधार पर, सेक्स के आधार पर यानी जेंडर के आधार पर और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर आप रोक नहीं लगा सकते। इसका मतलब ये हुआ कि अन्य चीज़ें अगर ऐसी हैं जिसके लिए पर्याप्त आपके पास प्रमाण मौजूद हैं, पर्याप्त आधार मौजूद हैं, तो निश्चित तौर से आप भेदभाव के रूप में कोई कानून बना सकते हैं। इसके बारे में डीपी जोशी बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, जो 1955 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। उसमें मध्य भारत उस समय कहा जाता था, मध्य प्रदेश को, तो मध्य भारत के मेडिकल कॉलेजों में रेसिडेंस के आधार पर कुछ पदों को रिजर्व किया गया और ये मसला माननीय उच्चतम न्यायालय तक गया। और उच्चतम न्यायालय ने आर्टिकल 15 की व्याख्या करते हुए कहा कि इसमें रेजिडेंस की बात नहीं है, इसलिए कुछ विशेष सुविधाएं दी जा सकती हैं। उसी क्रम में जो हमारा अनुच्छेद 2 है 15 का, वह तो कहता है कि आप इन आधारों पे, जो रिलीजन के आधार हैं, रेस के हैं, कास्ट के हैं, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के हैं, इन किसी भी आधारों पर आप कोई किसी को डिसेबिलिटी, किसी को आप नहीं कह सकते कि योग्य नहीं है, या वह उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। किस बात के लिए? वो दुकानों में जा सकता है, वो पब्लिक रेस्टोरेंट में जा सकता है, होटलों में जा सकता है और पब्लिक इंटरटेनमेंट के प्लेसेस पर जा सकता है। सिनेमा हॉल हुए, पार्क हुए, अम्यूज़मेंट पार्क्स बहुत सारे बने हैं, और वो जो पब्लिक के पैसे से, स्टेट के पैसे से जो तालाब बने हैं या कुएं बने हैं या बेदिंग घाट्स, नहाने के घाट बने हैं, सड़कें बनी हैं और प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट्स बने हुए हैं बहुत सारे, या किसी और ने बनाया और जनता को समर्पित कर दिया, वहाँ पर जाने में रोक नहीं लगाई जा सकती। अब आप सोचिए कि इस तरह की रोक समाज में विद्यमान थी, इसलिए संविधान में इसे भारत के विचार के रूप में अनुच्छेद 2 में डाला गया। अनुच्छेद 1 और 2 के कुछ एक्सेप्शंस भी बाद में हुए। पहला एक्सेप्शन तो ये रहा, जो कहता है, जिसको हम अनुच्छेद 3 कहते हैं, जो ये कहता है कि महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए आप स्पेशल प्रावधान यानी विशेष प्रावधान बना सकते हैं। वो आर्टिकल 15 के अनुच्छेद 1 का उल्लंघन नहीं है। ये इसलिए बनाया गया क्योंकि आप याद करें कि महिलाओं को और बच्चों को विशेष सुरक्षा देने की आवश्यकता हर समाज में रही है, हर सभ्य समाज में रही है। हमारे यहाँ भी अब जैसे प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बना हुआ है, महिलाओं के साथ अत्याचार कुछ लोग करते हैं, जुल्म करते हैं, बना हुआ है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट बने हुए हैं। सीआरपीसी का सेक्शन 125 जो अंग्रेज़ों के समय बना था, वो मेंटेनेंस का अधिकार देता है, वाइफ को से स्पाउस को ही देगा, लेकिन वाइफ इसमें शामिल है, ये अधिकार देता है। आप जानते हैं कि बाल मजदूरों से लोग काम कराते हैं, बच्चों को मजदूर बना काम कराते हैं। उसके लिए चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट बना हुआ है। विशेष रूप से जो कमज़ोर लोग हैं, जिनको जो महिला और बच्चे आते हैं, और उनके विकास के लिए बेहद ज़रूरी है। हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी प्रावधान है कि आप बच्चों का और महिलाओं का एक्सप्लॉयटेशन रोकेंगे। जैसे सीटा का कानून है, जो महिलाओं के साथ बहुत ही बुरी तरह से लोग उसका तस्करी करते हैं, आप जानते हैं, उनको वेश्यावृत्ति में ले जाते हैं। तो इन सब के लिए विशेष कानून की आवश्यकता है, और हमारा संविधान इसकी पूरी तरह से इजाज़त देता है 15(1) और 15(2) के अपवाद के रूप में।
इस पर एक केस आया था, सलील बाली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 2013 2013 में। उसमें जे के तहत जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जिसको हम कहते हैं, उसमें जो परिभाषा दी गई किसी किशोर की, 18 साल दी गई कि अपर एज माना गया और उसको चैलेंज किया गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह जो कन्वेंशन ऑफ द राइट्स ऑफ चाइल्ड 1989 यूनाइटेड नेशंस में था, उसके आर्टिकल 10 के तहत यह परमिसिबल पूरी दुनिया भर में है, तो हमारे यहाँ भी परमिसिबल होगा। क्योंकि दुनिया भर में यह माना गया है कि 18 वर्ष तक व्यक्ति बच्चा और किशोर की स्थिति में रहता है, उसके अंदर बहुत समझने बूझने की क्षमता नहीं रहती, इसलिए उसे जे एक्ट के तहत ये परिभाषित किया गया है। अब जानते हैं चाइल्ड मैरिजेस हमारे यहाँ होते हैं, चाइल्ड मैरिजेस प्रोहिबिशन एक्ट्स हमारे यहाँ बने हुए हैं, जिसके अंतर्गत कार्रवाई होती है और होनी चाहिए। जो दूसरा अपवाद है वो अनुच्छेद 4 में दिया गया है, और ये पहला अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का किया गया था 1951 में। दो ऐसे मुकदमे हुए थे, एक हुआ था स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दुराई राजन। इस मुकदमे में मेडिकल कॉलेजों में कुछ सीटें रिज़र्व की गई थी और उसे माना गया था कि वायलेटिव है। और दूसरा हुआ था जसवंत कौर वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, 1952 में भी हुआ था, और ये माना गया था कि हरिजन कॉलोनी उस समय बनती थी, उसके लिए जो ज़मीन एक्वायर किया जा रहा है या उनके लिए जो ज़मीनें एक्वायर करके जो कॉलोनी बना के दिया जा रहा है, ये बिल्कुल उल्लंघन है राइट टू इक्वलिटी का। तो इसको ठीक करने के लिए ये अपवाद डाला गया कि सरकार जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के सिटीजन्स हैं या SC ST क्लासेस के लोग हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके विकास के लिए कुछ विशेष प्रबंध कर सकती है। अब याद करें, इसी आधार पे मंडल कमीशन भी बना था, और मंडल कमीशन ने जो भी अपनी संस्तुतियाँ दी, जो भी रिकमेंडेशंस दिए, उसके आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की गई। हालांकि बहुत बाद में की गई, लेकिन SC ST के लिए आरक्षण की व्यवस्था बहुत पहले से की गई, क्योंकि उनको बढ़ाने के लिए। यहाँ लेकिन मैं बात बता देना चाहता हूँ कि यह स्टेट का ऑब्लिगेशन ये नहीं क्रिएट करता कि बनाना ही पड़ेगा, स्टेट को डिस्क्रिशन देता है। अगर कोई एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड क्लासेज है सिटीजन्स का या SC ST का, तो ये डिस्क्रिशन देता है कि आप उनको आरक्षण की व्यवस्था दे करके और आगे बढ़ाइए। इसी तरीके से एक और अपवाद क्रिएट किया गया, 93rd अमेंडमेंट एक्ट जो 2005 में हुआ, और ये अनुच्छेद 5 है 15 का 15(5). ये क्या अपवाद है? ये बात बहुत प्रमुखता से सामने आई कि आप आरक्षण दे रहे हैं, तो समाज में इसको लेकर के कई तरह के परस्पर विरोधी विचार भी सामने आ रहे हैं। कुछ लोगों का मानना था कि साहब, आप जो एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड जो क्लासेस हैं और जो SC ST हैं, उनको इस काबिल बनाइए कि वे अपने बलबूते पे आगे बढ़ सके, वे आरक्षण का लाभ के आधार पर ही आगे नहीं बढ़ें। हालांकि सदियों से आप जानते हैं, कुछ वर्गों को जो हमारी व्यवस्था रही है दुर्भाग्यवश, और इसको स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं रहा है, वह व्यवस्था उपनिषदों में जो चीज़ें वर्णित की गई, अस्ततो मा सद्गमय या सर्वे भवन्तु सुखिनः या ओम ईशावास्यम यत्किंच जगत्याम जगत, ये जो सार्वभौम धारणाएं हमारे उपनिषदों में व्यक्त की गई, उसके बरखिलाफ, यानी किताब में चीज़ें रह गई, लेकिन समाज में जो शासक वर्ग था उसने बहुत लोगों को, बहुत तरह के वर्गों को शिक्षा से वंचित रखा और उन्हें आगे बढ़ने से रोका। क्योंकि शासक वर्गों में जो लोग शामिल थे, उनका अपना जो निहित स्वार्थ था वो इसी में था कि समाज में कुछ लोग नीचे रहें और कुछ लोग आगे रहें और शोषण पर आधारित व्यवस्था हो। इसे मानने में किसी को हर्ज नहीं होना चाहिए, यह ऐतिहासिक सच्चाई है। तो ये जो विवाद उठे सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को आरक्षण देने के बाद से, या SC ST को लेके जो बराबर कुछ लोगों के मन में उठता रहा, और उन्होंने कहा कि इनको पढ़ाई लिखाई में आप मदद कीजिए, इसको अफर्मेटिव एक्शन भी कहा जाता है। तो उन बहसों के बाद जो हमारा 93rd अमेंडमेंट हुआ और सही हुआ,
उसमें अपवाद जोड़ा गया कि जो शैक्षणिक संस्थान हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के हैं चाहे वो प्राइवेट हैं, चाहे वो एडेड हैं चाहे अनएडेड हैं, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जो उनको छोड़ कर, चूँकि उनके लिए अलग से फंडामेंटल राइट्स में प्रावधान किया गया है, उनको छोड़ करके बाकी सभी में सरकार इनेबलिंग प्रोविज़न ऐसा बना सकती है कि उन्हें आरक्षण दे। मैं पुनः कहूँगा कि यह इनेबलिंग प्रोविज़न है, ये उस पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि करना ही पड़ेगा, लेकिन सरकार ने उसके आधार पर इसको किया और ये मामला कोर्ट में भी पहुँचा और कोर्ट में प्रमति एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक मामला निर्णित हुआ 2014 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा किया जा सकता है, लेकिन दिखाना पड़ेगा कि सोशली एजुकेशनली जिनको हम बैकवर्ड कहते हैं वो कौन से लोग हैं। उसमें क्रीमी लेयर का भी कॉन्सेप्ट आया, जो बहुत धनी लोग उसमें भी हो गए हैं, उन्हें इसका लाभ नहीं मिलना चाहिए, इस पर किसी को आपत्ति नहीं हो सकती, लेकिन जो काफ़ी पिछड़े लोग हैं अभी भी सोशली एजुकेशनली, उनको निश्चित तौर से मदद करने के बाद हमारे भारत के विचार के रूप में हमारे संविधान में है। कि अभी हाल में 2019 में एक और अपवाद क्रिएट किया गया, अपवाद इसमें डाला गया, और वह अपवाद जो है सो ये कह रहा है कि भले ही राइट टू लिबर्टी जो धारा 19 हम बाद में आएंगे कभी, उसमें वर्णित हो, अथवा आर्टिकल 29(2) वर्णित हो जो कल्चरल एजुकेशनल राइट देता है, उसके होने के बावजूद भी जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं और SC/ST हैं, उनको छोड़कर जो दूसरे इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, जो एक तरीके से कहा जा सकता है कि जिसको हम कहेंगे कि जो गरीब लोग हैं, उन लोगों को हम आरक्षण 10% की सीमा के अंतर्गत दे सकते हैं। ये एक अलग से कैटेगरी बनाई गई इकोनॉमिकली बैकवर्ड्स की, और ये भी कही गई कि ये वही लोग हैं जो अनुच्छेद जो 4 है और अनुच्छेद जो 5 है उसके अलग इतर के लोग होंगे। अब इसको लेकर के हंगामा भी मचा। हंगामा यह मचा कि आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड में जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों में आप केवल उन लोगों को मदद पहुंचाने के लिए बनाए हुए हैं जो लोग सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड नहीं हैं या SC/ST कम्युनिटी के अंतर्गत नहीं आते हैं। और ये भी सवाल उठे कि क्या आरक्षण गरीबी हटाओ का कोई मूल मंत्र है, कोई फार्मूला है? उसके लिए तो दूसरे तरीके हो सकते हैं, और इस पर काफ़ी बहस हुई देश में। खास करके बहुत सारे संगठन इसके विरोध में आए और बहुत सारे संगठन पक्ष में भी आए। बहुत सारे लोगों का यह मानना रहा कि यह राजनीतिक लाभ के लिए किया गया है, जो सामान्य कोटि के जो लोग हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनके फ़ायदे के लिए इसको किया गया। और आरक्षण का जो लाभ है वो लाभ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी रहेगा और ऑफ कोर्स नौकरियों में भी रहेगा। ये राज्य ने तय किया और तुरंत इसको लागू भी कर दिया। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया और अभी मुझे केस का नाम तो याद नहीं आ रहा है, हाल में फैसला हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने इसके पक्ष में फैसला सुनाया। हालांकि बहुत सारे जो संविधान के जानकार हैं उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कुछ कमियां दिखाई पड़ रही हैं। जैसे इंदिरा साहनी का केस था जिसमें कहा गया कि आरक्षण की सीमा, अधिकतम सीमा 50% हो सकती है, लेकिन इससे वो सीमा बढ़ के 60% हो जा रही है। और बहुत सारे मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी के उस केस के आलोक में, जैसे मराठों को दिया गया था या गुजरों को दिया गया था, कई जगह जाटों को दिया गया था, उसे रद्द किया हुआ है। तो एक तरीके से मैं कहूँगा कि इस अमेंडमेंट के कारण एक पंडोरा बॉक्स खुला हुआ है और आप सभी इस विषय पे शायद ज़रूर विचार कर रहे होंगे, लेकिन जब ये संविधान में आ गया है, जब ये फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा हो गया है और जब इसे सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है, तो यह भारत के विचार में जुड़ गया है। तो इस प्रकार से धारा 15 में मेरे अनुसार सबसे महत्वपूर्ण है 15(1) एंड 15(2) जो समाज को सही दिशा देने का एक पूरा प्रयास करता रहा है और बाद में ज़रूरतों के हिसाब से अन्य जो इसका अपवाद हैं वो जुड़ते रहे होंगे और आने वाले समय में भी जुड़ेंगे। लेकिन ये मूल बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि भेदभाव को भारत का विचार रोकता है, मनुष्य को मनुष्य मानता है। तैत्तरीय उपनिषद में सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात कही गई है। वो सर्वे सभी लोग हैं, ये देश सभी लोगों का है। और आप जानते हैं कि जो
ईशोपनिषद है, उसमें कहा गया सभी में ईश्वर का वास है। ये दो बड़े महत्वपूर्ण श्लोक हैं हमारी मनीषा के, और ये भारत के विचार का मैं मानता हूँ कि इसका उद्भव उसी समय से हुआ था, और बीच में जो तमाम लोग इस देश में रहे, जो विचारों का विस्फोट हुआ, जो दुनिया भर में क्रांतियाँ होती रहीं, उससे बहुत अच्छी अच्छी बातें जुड़ती चली गई, और इस प्रकार से ये आर्टिकल 15 भारत के विचार को व्यक्त करता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन लोगों ने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे आग्रह होगा कि कृपया सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब ही न करें, जो मैं चीज़ें कह रहा हूँ उसको सुनें, उसको ज़रूर देखें। मैं आप ही के फ़ायदे के लिए बहुत सारी चीज़ें डालूँगा, और यदि आपका कोई कमेंट हो तो आप जो है सो ज़रूर कमेंट बॉक्स में इसको अंकित करें, जिससे हमें भी आपसे कुछ सीखने को मिलेगा और अपनी बातों को सुधारने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।